लाखों युवा यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सबसे पहला स्टेज प्रीलिम्स होता है और कहा जाता है प्रीलिम्स हिंदी माध्यम के लिए बहुत टफ माना जाता है, खास करके सीसेट। तो इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से प्लानिंग की और कैसे यूथ को प्रिपरेशन करना चाहिए जो हिंदी माध्यम में उनका प्रीलिम्स बेहतर तरीके से क्वालिफाई हो पाए। हाँ, सीसेट के लिए मैं खुद फेल हुआ हुआ हूँ, तो मुझे इसका मैं बताऊँ। सीसेट में आप ऐसा करो, पहले मैं अगर होलिस्टिक पूरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ इसमें आपको पूरा। पहले आप पुराने पेपर देख लो, पेपर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ अभी आप टच कर लो, जितना पुराना हो सके उतना। अभी 93 तक के अवेलेबल, वो देख ले लो। उसके टॉपिक निकाल दो, किससे पूछा है, क्या पूछ रहे हैं, फिर आप उसको सेलेक्ट कर लो उसी समय कि भाई मुझे ये टॉपिक है, इसको करना है। मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके एडवांस तक जाओ, जो यूपीएससी अब तक पूछ रहे हैं उससे थोड़ा एडवांस रहो। ये इतना तक आ रहा है, इससे भी थोड़ा क्या एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कर लो, ठीक है। फिर वही सेम आपका एग्जाम में अप्लाई इस तरह होना चाहिए कि आपको वो टॉपिक वाले क्वेश्चन फटाक से सेलेक्ट करने हैं कि ये क्वेश्चन मेरे टॉपिक शानदार है, इसको मैंने फटाक से करना है। ये वो चाहे नाम क्या है, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, या चाहे उसका हो कॉम्प्रिहेंसिव का। कॉम्प्रिहेंसिव का आपको वो रहता है यूपीएससी में, एक चीज रहती है कि आप बैलेंस नहीं रहता है। आप एक पेपर, एक सेक्शन हार्ड आएगा, एक स्लो आएगा, एक मीडियम, ऐसा कुछ रहेगा। तो आपको हमेशा तीनों को अच्छे से करके जाना, और जो 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 मतलब लो रहेगा तो उसको तो आपको करना ही है। तो आप सब इक्वल हो जाओगे। फिर आपको जो हार्ड रहेगा उसमें से भी कुछ करना ताकि आप क्लियर कर पाओ उतना। तो ये ज्यादा रहेगी मेरे साथ। जो पीवाईक्यू देख लो, फिर उसका एडवांस तक, मतलब जो सिंपल वाले क्वेश्चन उनको टच कर लो, भाई मुझे ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सोल्व कर लूंगा, फिर उनको अच्छे से कर लो। वो पहले से ही स्टार्ट कर लो, जब भी आप पेपर एग्जाम देना स्टार्ट करो। तो कोई कॉलेज वाले स्टूडेंट जो आने वाले टाइम पे, तो वो अभी ऐसे सीसेट का अभी से ही प्रिपेयर करे। हाँ, मैं किसी को मतलब कहते हैं ना डिमोटिवेट नहीं, अगर भाई दो जीवन में अगर यहाँ पे सफलता ना मिले तो आप दूसरी जगह भी मैथ्स वगैरह तो तैयार करोगे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वहाँ पे भी काम लोगे। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट है ये मेरे ख्याल। मैं अभी भी मुझे कुछ जो भी पूछते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, आप इन चीजों पे तीनों पे काम करो, ये आपको बेहतर रिजल्ट ही देगा, मतलब बैक फायर नहीं रहेगा। ये अच्छा है, आपका बेस बनाते हैं। बिल्कुल सर, और मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी प्रीलिम्स जीएस अच्छे से तैयार कर लेता हूँ और सीसेट में लास्ट के 2 महीने 3 महीने में प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा निकल जाएगा, लेकिन और वही इंसान एग्जाम में सीसेट में जाके फेल करता है। तो कहीं कि ये ब्रॉड मिस्टेक होते हैं। ये सीसेट का मुझे लग रहा है आपको पहले से करो, और छोटे छोटे टॉपिक्स में कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट में ही 3-3 4-4 घंटे दे दो। आप स्टार्ट में 1 घंटा ही दे दो। आप एक छोटे टॉपिक वो सोल्व करते रहो, भाई ये टॉपिक है, इनको करते रहो, और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाओ। जब प्रीलिम्स पास में आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट हो, आप उतना पेपर सोल्व करने में। एक गड़बड़ यहाँ पे, मैंने अभी तक जितनी भी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज देखी है, वो एक भी टेस्ट सीरीज सीसेट की टच की नहीं है। मतलब ये ट्रुथ है। जीएस की मिल जाएगी, लेकिन सीसेट की अभी तक मैंने कोई देखी नहीं। या तो उनकी बहुत टफ पेपर है या बिल्कुल सिंपल है, वो उसकी मैथ्स का नहीं है। तो ये मतलब बड़ी खराब चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करवाएं। सर बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहता है क्वेश्चन की, अगर मेरा मैथ लेट सपोज मेरा मैथ बैकग्राउंड बहुत वीक है, क्या मैं सिर्फ रीजनिंग और कंप्रीहेंशन पढ़ के सीसेट पास कर सकता हूँ? कर सकते हो, लेकिन उसकी मैं बोल रहा हूँ फिर आपको दोनों सेक्शन में बहुत एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप मान लो कभी बार कॉम्प्रिहेंसिव आपने समझा, जो उसमें था उसमें काफी गैप आ गया, तो वो आपके लिए गलत चला जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से उस पर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है कि नाम क्या है, मैथ में जैसे कुछ सेक्शन है जो सिंपल आते हैं, जैसे ये नंबर सिस्टम है, उसको अच्छे से उसकी क्या कुछ फॉर्मूलाज वगैरह या फिर जो कुछ रूल्स वगैरह वो याद कर लोगे तो उससे अप्लाई क्वेश्चन आते हैं, तो वो कर लोगे। और कभी बार थोड़ा बहुत जोड़ बाकी गुणा भाग में भी इससे रिलेटेड भी आता है, बोर्ड मास से रिलेटेड ये इसमें, तो वो कर लो थोड़ा बहुत। वेन डायग्राम वगैरह ये भी आता है, तो उनको भी जो मैं बोल रहा हूँ मैथ्स का सारा नहीं करोगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे है जैसे प्रॉफिट लॉस वाले, ये भी सिंपल परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, तो इनको अच्छे से कर लो। और जो नहीं है वो बाद में सीरीज आती है कभी बार, वो भी सिंपल आती है, तो वो कर लो। तो सिंपल वाला कर लो, बाकी बाद में आप रीजनिंग उस पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स से कर लो, 10 क्वेश्चन बहुत है। 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स कर लो, बाकी वाला नहीं कर। क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना रीजनिंग वगैरह, उनका क्या है थोड़ी क्या कहते, कभी बार इतना प्रेशर रहता है बहुत फास्ट पेपर सोल्व करना, तो मिस्टेक हो जाती है। और मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर आप 50+ अटेंड कर लेते हो, फिर आपकी सर वो क्वालिफाई होने की चांस बनती है, बढ़ जाते हैं।
क्योंकि मैंने देखा मेरी खुद की एक्यूरेसी इतनी अच्छी रहती नहीं थी सी सेट में, क्योंकि बहुत फास्टली सोल्व करते थे, लेकिन लास्ट में कभी कभी छोटी छोटी सिली मिस्टेक का पेपर खराब हो जाता, मतलब एक क्वेश्चन गलत होता था, तो फिर आप बाद में सोचते हो यार ऐसे नहीं, ये ऐसे सोल्व होता, तो वो वाला इशू है, तो इसलिए थोड़ा इस पे काम करो। और मैथ्स में क्या, आप अगर सोल्व कर लिए तो सही ही आएगा आंसर, तो आपका वो 10 नंबर क्वेश्चन रहते हैं उसका रहता है, वेटेज रहता है ठीक ठाक, तो आप कहते हैं बैलेंस कर लेते हैं आपको। ओके, आज आपके अकॉर्डिंग मतलब जो मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग हो, आप उस पे कमांड कर लो। हाँ, सिंपल वाला सेक्शन होता है जो आपके लिए सिंपल है, उसको करो। मैं मतलब बिल्कुल छोड़ना तो मैं किसी भी टॉपिक को नहीं बोलूंगा। मान लो कभी बार रीजनिंग को बोलने से कोई पेपर हार्ड आ गया तो फिर आप क्या करोगे? मैं ऐसा बिल्कुल आप निहत्ते रहोगे। अब मैथ में प्रोबेबिलिटी होता है कि ज्यादा सही होने का, अगर आप एक बार कर लोगे सही हो जाता होगा चांस, क्योंकि आपने एक सॉल्व किया पूरा मेथड से, तो आपको लगेगा हाँ यही होगा। सर अब मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पे आना चाहूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का पढ़ते पढ़ते टाइम काफी चला जाता है, और फिर भी क्वेश्चन वो, तो कॉम्प्रिहेंशन का सही वे क्या है कि हाँ ज्यादातर क्वेश्चन सही हो, कैसे चीजों पे फोकस करें? आप एक बार फोकस रीडिंग का अपने आप में एटीट्यूड डेवलप करें। पहले मैं भी पढ़ रहा था, मुझे लास्ट में पढ़ने के बाद में पता ही नहीं चलता था कि इसका मतलब क्या निकला। तो इसके लिए आप एक बार फोकस स्टडी का मतलब ऐसा करा करो, जिसमें क्या है आप एक बार मतलब छोटे छोटे है ना, पहले भी अपने एग्जाम से पहले भी ट्राई करो, एक बार पूरा पढ़ने के बाद आपको कितना याद रहता है, या फिर क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर चले जाओ उस पर, वो क्या फिर उसमें से क्रक्स निकल जाए। ये भी एक अच्छी मेथड है, आप पहले क्वेश्चन ही पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी स्टेटमेंट भले मत पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला मान लो इसका सारांश पूछ रहा है, या इसकी बोल रहा कि वो एक होता है ना उसको क्या पूर्व धारणा पूछ रहा है, या क्या पूछ, तो क्या पूछ रहा है वो पढ़ लो। पूर्व धारणा मतलब ये बेस है, इससे आगे क्या हो सकता है, या इसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं, इसके डायमेंशन, उस पे पूर्व धारणा। आप सोच लो भाई ये टॉपिक इस बारे में, तब आप एकदम पढ़ो ध्यान से बिल्कुल कि भाई ये तो वो क्या पहले एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस करो। हम क्या बहुत सारा पढ़ते हैं ना, फिर रिवीजन वाले मोड में जाते हैं एग्जाम के टाइम, बिल्कुल, तो आपको लगता है कि हाथ हाथ पढ़ लूंगा खत्म, लेकिन वो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, मतलब पहले एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करो, बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ो, आपको हाथ हाथ उसमें से समरी बनाना आना चाहिए, ये 2 लाइन में क्या होगा, ये पूरा पैराग्राफ, तो वो है, तो इस पे काम करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम लोग सर जीएस के पेपर में जाते हैं, तो जीएस को किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किन किन चीजों को फॉलो करके हम लोग प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करें? पहला है आप पीवाई के में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो रैंडम पूछा जाता है, उनको छोड़ दो, जो एक ट्रेडिशनल वे में जो पूछा जा रहा है वो उसको तैयार करो अच्छे से, और वो भी पीवाई की कम से कम 5 साल 7 साल के देख लो, वो क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, इस पे फोकस। जो बड़े सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या सॉरी हिस्ट्री और आर्ट दोनों सब, आर्ट एंड कल्चर दोनों, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको बहुत अच्छे से कर लो। इनसे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए इनको याद कर लो। मेनली तो हिस्ट्री में मैं अगर छोटा सा ब्रीफ कर लूँ तो आपको टाइमलाइन आइडिया होना चाहिए, कब कब क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ था, कौन कौन सी जगह क्या क्या हुआ, ये आपका मोटा आइडिया होना चाहिए। हिस्ट्री में चेंजेस कैसे हुए, वो जो यूपीएससी सिलेबस में भी लिखा हुआ है उसके आसपास ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। और उसमें भी स्पेशली अगर मेंस में देखें तो लिटरेचर और आर्किटेक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाँ, तो उससे रिलेटेड ही फिल्म से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप अच्छे से कर लो। और अगर पॉलिटी में आए तो नॉर्मली गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, तो उनके बारे में पढ़ लो। जैसे कभी बार पूछते हैं कि संविधान की सरकार का मतलब क्या होता है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, तो उसके क्या क्या, तो वो आप पढ़ लो। जो लक्ष्मीकांत से जो लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत या किसी के कोचिंग वगैरह नोट्स है तो वो नोट्स वगैरह उनसे पढ़ लो, तो उन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ओके सर, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के दौरान बहुत लोगों का माइंड में आता है, बहुत लोग होते हैं कि एनसीईआरटी का बेस पढ़ के आते हैं और एनसीईआरटी कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं, तो क्या एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ एग्जाम में, प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो या इंटरव्यू में? एनसीईआरटी काफी मतलब बढ़िया है। इसमें एक चीज होती है कि आपका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, ये चीजें, और आपको बेसिक्स नॉलेज आ जाता है। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं तो आप उस पर अच्छा कर सकते हो। और दूसरा आपको आंसर लिखना कैसे है वो भी आता है। आप अच्छी लैंग्वेज समझोगे तो आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज आ जाएगी कि किस चीज को कैसे जवाब देना है, तो वो एक अच्छा आपका रहेगा। उसके अलावा आप अगर आप बोल रहे हो कब पढ़े कैसे, वो मुझे लग रहा है कि आप दोनों टाइम पढ़ सकते हो।
अब उसका कहते हैं टारगेट दूसरा रहेगा। हाँ। पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि आपका बेस अच्छा नहीं है, अगर आपका बेस अच्छा नहीं तो पहली बार पढ़ो। अगर दोबारा पढ़ोगे जब आपका सेल खत्म हो तो तब आपको सोचने को, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो वो क्या था आपको सोचने के लिए, क्योंकि अब लिखा आलोचनात्मक कैपेसिटी बिल्ड करती है। तो आप जब पढ़ोगे आपको नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में आसपास, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या पूछा है, इससे क्या क्या मतलब निकलते हैं। तो आप अपने से सोचोगे क्योंकि आपको नॉलेज है पहले से, और वो बुक आपको सोचने पे मजबूर करेगी। तो वो भी अपने फायदे है और उसका भी अपना फायदा है। तो मुझे दोनों में फायदे मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही कर सकते हो। लेकिन दोबारा पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट रीडिंग ही, एक बार रीडिंग ही मारनी है, पहले वाले पे आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको याद करनी है उसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि आपका बेसिक अच्छा हो। ओके, आपको ऐसे क्या लगता है हिंदी माध्यम का स्टूडेंट का कम सिलेक्शन या प्रीलिम्स नहीं निकलने का सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है, उसे कैसे लोग सुधार सकते हैं? जो गलती क्या करते हैं वो मोस्टली सीसेट का रहता है। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन वो निकलता नहीं है उनसे सीसेट। और अगर सीसेट के अलावा देखा जाए तो मेनली स्कोर में, अगर जीएस में देखा जाए तो वो अपना बैलेंस नहीं कर पाते तैयारी में, किस चीज को कैसे करें। जैसे कुछ लोग हैं तो केवल मैंने खुद ने भी पहली बार गलती है कि केवल करंट अफेयर के पीछे पड़े रहते। और कुछ लोग हैं कि वो मतलब वो क्या कहते हैं मेनली, हाँ इसमें रहते हैं, या फिर कुछ लोग जीएस पे ही रहते, जो सीसेट में बाहर जाते तो जीएस पे फोकस करते, और नहीं तो जीएस में ही कमाता तो केवल करंट अफेयर। तो आप बैलेंस करो, करंट अफेयर आप इतना ही यूज करो, आपका बेसिक स्टैटिक अच्छा होना चाहिए कि अगर गवर्नेंस के बारे में तो आपको आइडिया होना चाहिए, गवर्नेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको बड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, उसकी क्या मतलब क्या किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके क्या महत्व वगैरह, इससे रिलेटेड आपको होना चाहिए नॉलेज। तो आप उस पर काम करो, और आप अगर स्टैटिक को अच्छे करो फिर आप करंट अफेयर पे शिफ्ट करो। करंट अफेयर को केवल आप अपडेट रहो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है तब आप अपने वो स्टैटिक से निकालोगे दिमाग में कि इसका स्टैटिक है तो इसका मतलब ये चीज इसलिए ऐसा हो रही है, तो आप उस पर काम करो। आप स्टैटिक को अच्छा करो, उसके लिए जो भी काम की बुक है वही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू कितना पूछ रहे, कितनी डेप्थ है, क्या पूछ रहे, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको ही पढ़ो। एक चीज के लिए बार अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, वही चीज लिखी है तो उसके लिए। और कुछ चीजें नहीं हो रही है इससे तो थोड़ा छोटा जितना सेक्शन बाहर है उतना बाहर कर लो, उसका शॉर्ट नोट बना के रख लो, फिर वापस रिवाइज कर लो, उतना ही रहो। ये नहीं है कि बहुत सारी चीजों से बहुत सारे पढ़ रहे हो, किसी से क्या पढ़ रहे हो, किसी से क्या पढ़ रहे हो, तो उसमें ना तो आप सही से राह याद कर पाओगे, ना ही सही से रिवाइज कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप जितना कम है मतलब कम का मतलब है एक ही चीज पढ़ो। मान लो जैसे पॉलिटी का आपने संसद पढ़ लिया है, किसी वजह से लक्ष्मण साहब से पढ़ लिया, आपको पता है इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, तो उतना ही पढ़ो। ये नहीं है कि फिर इससे भी पढ़ो और किसी और नोट से पढ़ो और नोट से पढ़ो, और वो मतलब नहीं है, उतना ही पढ़ दो बस, पढ़ लिया, आपको समझ में आएगा ये है, बस खत्म। जी मेरा फैसला आपके मतलब कि अगर कोई भी लेट सपोज आपने बताया कि संसद पढ़ना है और संसद अगर आपने लक्ष्मीकांत से बेस अच्छा पढ़ लिया तो फिर आप दूसरे जगह दूसरे बुक्स तीसरे बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं उससे पढ़ लो, अगर मान लो कोई टॉपिक है जिससे कोई क्वेश्चन पुराने में पूछ लिया तो बस इतना पढ़ लो कि हाँ ये चीज ऐसी थी और इसमें कुछ चीजें आ गई, मान लो। ये नहीं है कि आप इसकी चीजें ये पढ़ खत्म कर लिए, अब मान लो कि डीडी बसु पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, नहीं पढ़ना, ये मेरे हिसाब से ज्यादा है नहीं, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका जितना कहते हैं इनपुट दो उससे आउटपुट भी निकलना चाहिए ना। और वही है, आपको बैलेंस बनाना है। सारी बुक्स आपके पास एक साल है, आप कितना पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उस पर फोकस करो, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना ही पढ़ पाऊंगा। जितना आप अच्छे से पढ़ पाओगे उतना ही पढ़ो और उसको अच्छे से याद कर लो। फिर वो कहते हैं ना आधा नॉलेज होता है, फिर वो मत करो तो पूरा अच्छे से कर लो और उससे आपको अच्छा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ टाइमिंग कितना, उसमें बैलेंस बना के अपना सिलेबस खत्म करो, और बीच में आपको टाइम मिल रहा है तो बाकी चीजें करो, वरना आप वहाँ पे फुल स्टॉप लगा, बाकी वाली एक्टिविटी कितना करना वो आपको समझना चाहिए। और उसके साथ आप बैलेंस मैं बोल रहा हूँ वर्ड बहुत मैटर करता है यहाँ पे, कि कौन सी चीज आपको नहीं आ रही है उसके काम करना है, ना कि सभी चीजों को करना ही इस हिसाब करना है।